प्रोसेस विच इज कैरिड आउट infinitesimally slowly, है ना, ऐसा कुछ था, so that all the changes occurring in the direct process can be exactly reversed and the system remains almost in a state of equilibrium with the surroundings at every stage of the process. ये लिखा था हमने, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। वही आपका सिलेंडर पिस्टन वाला एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये पिस्टन है, अंदर एक गैस है, और इस पिस्टन के ऊपर ना हमने कुछ मास भी रखा हुआ है। लेट्स से यहां पर एक सैंड का ढेर है, हीप ऑफ सैंड, ठीक है, रेत, और उतनी ही रेत है जितना इसके अंदर का प्रेशर है। अंदर गैस होगी तो गैस का प्रेशर भी होगा, प्लस इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पिस्टन का खुद का वजन और सैंड जो रखी है वो, इन तीनों ने मिलाकर के नीचे प्रेशर दे रहे होंगे, और वो हमारे इंटरनल प्रेशर के बराबर है। तो यानी कि ना ये नीचे आएगा ना ये ऊपर जाएगा। अगर इंटरनल प्रेशर, इसको मैं नाम देता हूं पी इंटरनल, और ये पूरे को नाम देता हूं मैं पी एक्सटर्नल, जिसके जो 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 बेसिकली 3 फैक्टर का एडिशन है। क्या क्या फैक्टर है वो? हीप का मास, सैंड का जो हीप रखा है उसका मास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो खुद पिस्टन का मास, करेक्ट। इन तीनों के मास से जो प्रेशर आ रहा है उसको अपन पी एक्सटर्नल बोल रहे हैं, और अंदर जो गैस प्रेशर दे रही है उसको अपन पी इंटरनल बोल रहे हैं। और अभी अपन ये मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, यानी गैस ना एक्सपैंड होगी ना ही गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना नीचे आएगी कंप्रेस होगी, ना ही ऊपर जाकर के एक्सपेंशन होगा। अब मान लीजिए, देखो इनफाइनाइट सिमली का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सिमली स्लोली लिखा है ना अपन ने। इनफाइनाइट तो मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर को अपन इनफाइनाइट बोल देते हैं, पर यहाँ पे बोल रहे हैं इनफाइनाइट सिमली स्लोली, इसका मतलब कि बहुत ही स्लो प्रोसेस। इनफाइनाइट का मतलब तो बहुत होता है ना, पर यहाँ पे बहुत किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं? स्लो के लिए। मतलब स्लो तो है, बट इतना स्लो है कि इनफाइनाइट टाइम स्लो है। मतलब आप सोचिए कि इसको मुझे अगर ये सैंड या फिर बाहर का प्रेशर कम करना है, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि सैंड को कम कर दे, क्योंकि पिस्टन के मास को तो आप कम नहीं कर सकते, वो तो जो है वो है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो लग रहा है वो तो लगेगा ही। अगर आप ओपन में करवा रहे हो तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी आप बच नहीं सकते, तो आप कम किसको कर सकते हो? सैंड को। तो जस्ट इमेजिन करिए कि आपने एक दाना सैंड का निकाला, तो वो हल्का सा एक्सपैंड हुआ होगा। वो हल्का सा तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कितना एक्सपैंड हुआ, क्योंकि वो एक दाने से कितना ही कंप्रेस हो रहा होगा वो। बट इसी को बोल रहे हैं इनफाइनाइट सिमली स्लोली। तो आपने वो एक सैंड का दाना बाहर निकाला, ये हल्का सा एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड ही होगा ना। क्यों एक्सपैंड होगा? क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी कि एक्सपेंशन होगा, करेक्ट। तो एक्सपेंशन हुआ, फिर एक समय आएगा कि वापस से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब इतना तो आपने नहीं किया ना कि ये बाहर निकलते ही जाएगा, ऊपर एक्सपेंशन होते ही जाएगा। हल्का सा एक्सपेंशन होगा, है ना, हल्का सा एक्सपेंशन होगा, और आपका ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब द प्रेशर बिकम्स अगेन इक्वल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हल्का सा एक्सपैंड होकर के वो एक वॉल्यूम बढ़ा लेगा अपनी, और फिर वापस से रुक जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर आपने एक दाना और निकाला तो फिर हल्का सा बढ़ेगा, और इसको अगर वापस रख दिए रिवर्सिबल, तो ये वापस नीचे भी चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपन रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं, जहां पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है प्रेशर का, है ना, बट दैट इज अगेन रीस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टैब्लिश हो जा रहा है ना, चीजों को रिवर्स करने से, ठीक है। तो यहां पे अपन ये बोल सकते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है? अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा तो पी एक्सटर्नल एक्सपेंशन के केस में कम होना चाहिए, तो पी इंटरनल माइनस डीपी। डीपी एक प्रेशर है जो स्मॉल प्रेशर है, क्योंकि आपने जब एक दाना निकाला तो स्मॉल प्रेशर से ही कम हुआ ना, आपका प्रेशर ज्यादा कम थोड़ी ना हो गया। पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से छोटा जरूर हुआ, पर वो बहुत ही कम क्वांटिटी से, इसलिए उस क्वांटिटी को क्या नाम दिया अपन ने? डीपी। ये कौन सी किस चीज के लिए? एक्सपेंशन के लिए। और कंप्रेशन के लिए क्या कंडीशन होगी? पी एक्सटर्नल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, उतने ही फैक्टर से। कितने फैक्टर से? डीपी फैक्टर से। तो ये दो हमारे प्रेशर होते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर का फॉर्मूला है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन। समझ में आ रहा है दोनों का मतलब? ये प्लस डीपी माइनस डीपी समझ गए ना?
ये तो हमेशा तय है ना कि एक्सपेंशन के केस में एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा, तब तो एक्सपैंड होगा। तो पी एक्सटर्नल इज पी इंटरनल माइनस डीपी। पी इंटरनल से कम, कितने से कम है? थोड़े से अमाउंट से, ठीक है। और यहां पर थोड़े से अमाउंट से ज्यादा है तो कंप्रेशन होगा। तो ये वाला कब हुआ? जब आपने एक रेत का दाना निकाला तो ये चीज हुई, और जब आपने उसको वापस रख दिया तो ये चीज हुई। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो ये लिख लो नीचे। देखो कैसे लिखोगे, रुक जाओ, लिखवा देता हूं मैं इसको। डेफिनेशन लिख लेते हैं ना दोनों की, बस वहीं तक हुआ था। ओके, नीचे लिखना, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर रिवर्सिबल, the necessary condition for reversible compression is, the necessary condition for reversible compression is, for reversible compression is P external is equals to P internal plus dp, plus dp, and that for a reversible expansion, and that for a reversible expansion, and that for a reversible expansion is P external is equals to P internal minus dp, P internal minus dp। इन जनरल अपन क्या बोल सकते हैं? नीचे में लिखा, इन जनरल फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन जनरल फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल प्लस माइनस dp, प्लस माइनस dp। ठीक है, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन वर्क डन का, मैंने बोला था अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे करके, तो हिंट डालेगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल याद है ना, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज होगा। एडियाबैटिक में अपन ने बोला था कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, वर्क डन। देखो एक एक टर्म समझना यहाँ पे है ना, हम निकालना क्या चाह रहे हैं? वर्क डन का फॉर्मूला किस 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 चीज के लिए? इन आइसोथर्मल, यानी कि ऐसा प्रोसेस जहां पे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल। और क्या है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जैसे भी हमने देखा पीछे गैस वाला, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल का मतलब होता है ऐसी गैस जो इस लॉ को फॉलो करेगी। अपन पढ़े थे, याद है आपको लॉ? एक कहां पढ़े थे बताओ जल्दी से, ये वाला कहां आया था ये? हाँ, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, किसका? चलो थोड़ा पास आए ना, थोड़ा दायरा कम हुआ। नाइट्रोजन। हाँ, और आगे एकदम पास आ गए। अब बस मेथड का नाम बोलना है, डूमास मेथड, है ना। तो डूमास मेथड में हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हुई थी, है ना, उसका वॉल्यूम एसटीपी में नहीं था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं था। तो हमने P2 V2 का, P2 और T2 को स्टैंडर्ड कंडीशन रखा था, याद है, 760 mm और 273 केल्विन, ये रखे थे। और अपने वॉल्यूम को, जो V1 जो रीडिंग आई थी उस शिप्स नाइट्रोमीटर से, उसकी वॉल्यूम को अपन ने एसटीपी में कन्वर्ट किया था यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का मतलब मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि किसी भी गैस के लिए PV/T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट डजंट मीन कि तीनों की वैल्यू सेम होती है। तीनों की वैल्यू सेम कैसे होगी?
प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के कारण चेंज होती है, ठीक है, बट तीनों का जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैंने उस समय यही बताया था कि P1 V1 T1 है, आपने कुछ गैस के ऊपर प्रोसेस किया होगा जिससे उसका प्रेशर बढ़ा, P2 हो गया, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होके V2 हो गया, और टेम्परेचर भी चेंज होकर के T2 हो गया, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे नहीं ज्यादा, तो वहां पे हीट ज्यादा डेवलप होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा घटा है, तीसरा बढ़ा है, ओवरऑल रेशियो विल ऑलवेज बी सेम। समझ रहे हैं क्या? तो इसी को हम आइडियल गैस बोलते हैं, जो इस लॉ को, जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है उसको हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस। ठीक है, तो सारे वर्ड का मीनिंग समझना। उस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है जो एक्सपैंड हो रही है ना? समझ गए क्या? वही पिस्टन सिलेंडर वाला अरेंजमेंट ही है, पर अंदर गैस कौन सी है? एक आइडियल गैस है, और वो एक्सपैंड हो रही है रिवर्सिबली। मतलब जिसको वापस से अगर दबाया जाए तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, वापस से प्रेशर कम किया जाए तो वापस से ऊपर भी आ जाएगी। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये सारा कंडीशन है। इसका हमें वर्क डन निकालना है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, चलो तो नीचे लिखना, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, the small amount of work done when the gas expands, the small amount of work done when the gas expands through a small volume dV, through a small volume dV against the external pressure, against the external pressure, against the external pressure, उसको PEXT नाम दे देना, PEXT, जो भी अपन पीछे फॉर्मूला भी निकाले उसका, P इंटरनल क्या माइनस की प्लस, क्या था फॉर्मूला P एक्सटर्नल का? पीछे नहीं देखना है। अरे एक्सपेंशन कब होगा? जब बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि P एक्सटर्नल P इंटरनल से DP अमाउंट से कम है। अरे सुनेंगे नहीं, एक्सपेंशन तो तभी कर पाएगी ना गैस, जब अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा है, बाहरी प्रेशर कम है, तब तो गैस खुल के एक्सपैंड हो पाएगी ना? नहीं? हाँ चलो, तो क्या लिखे? एक्सटर्नल प्रेशर PEXT इज गिवन बाय वर्क डन निकालेंगे, इज गिवन बाय स्मॉल वर्क डन को मैं डेल W नाम दे रहा हूं, स्मॉल वर्क डन, और आपको फॉर्मूला पता है इसका, क्या फॉर्मूला था? माइनस P डेल्टा V, यही था। जहां पे अब माइनस P की जगह अपन लिखने वाले P एक्सटर्नल, और डेल्टा V की जगह अपन ने क्या लिया है? वॉल्यूम चेंज को DV। ये मेरा स्मॉल वर्क डन है, ठीक है, मेरा मतलब गैस का, गैस एक्सपैंड हो रही है ना, ठीक है। आगे बढ़े, इस P एक्सटर्नल की जगह वैल्यू पुट कर दो, नीचे लिखना फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अभी हमने देखा रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए P एक्सटर्नल क्या होता है? P इंटरनल माइनस DP, और कंप्रेशन के लिए क्या होता है? P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस DP। तो अपन ये एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे P एक्सटर्नल की जगह। तो क्या लिखे? फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल माइनस DP। होना भी चाहिए, बाहरी प्रेशर कम होना चाहिए, अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर, तो डेल W इज इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर है ही, P इंटरनल माइनस DP, और बाहर DV। ठीक है, करेक्ट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, DV वाले को, क्या आएगा? माइनस P इंटरनल DV, और प्लस क्या आएगा? DP DV, प्लस DP DV। ठीक है, अब समझना, DP एक छोटा प्रेशर है, DV एक छोटा वॉल्यूम है। जब दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर और छोटा हो जाता है।
है ना, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन है तो बड़ा ही होगा कि सर 2 इंटू 3 तो 6 होता है ना, पर 0.2 इंटू 0.3 करोगे तो ये बड़ा नहीं होगा और छोटा हो जाएगा 0.06। ये छोटा है ना इन दोनों से, तो छोटा नंबर इंटू छोटा नंबर इज और छोटा नंबर, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ रहे हैं क्या? तो नीचे लाइन में लिखना डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल डीवी। ये इंट को आप थोड़ा नीचे लिख रहे हो ना, थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में, यहां ब्रैकेट में लिख देना डीपी इंटू डीवी इज नेग्लेक्टेड, इज स्मॉल करके लिखना, देयरफॉर नेग्लेक्टेड। इनका मल्टीप्लीकेशन इज स्मॉल, वेरी स्मॉल लिख देना, सो इट इज नेग्लेक्टेड, सो इट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये तो स्मॉल वर्क डन हुआ। अपन को तो वर्क डन निकालना है, पूरा फुल वर्क डन। जब V1 से V2 एक्सपैंड हो जाएगा तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे टोटल वर्क डन। मैंने कल ही बताया था कि इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है आप छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर रहे हो एक रेंज में, वो रेंज हमारी क्या है, V1 से लेकर के V2 रेंज में। तो टोटल वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपैंड्स, total work done when the gas expands, total work done when the gas expands from initial volume V1, from initial volume V1 to final volume V2, to final volume V2, initial volume V1 to final volume V2 is given as W is equals to minus integration V1 to V2 P int dV, P इंटरनल इंटू dV। ठीक है, अब क्योंकि गैस हमारी आइडियल है, अपन PV इज इक्वल्स टू PV बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला इक्वेशन लगाते हैं, नीचे लिखना since for an ideal gas, since for an ideal gas, since for an ideal gas PV by T is equals to constant, और उस कांस्टेंट को अपन एन आर से डिनोट करते हैं, एन इंटू आर, जहां पे एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है उस गैस के, कितना आपने लिया है, और आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। नीचे लिख लेना गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स। दोनों ही कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, इसलिए पीवी बाय टी इज अ कांस्टेंट बोल देते हैं। पर अगर मैं एग्जैक्ट इक्वेशन बोलूं तो वो होता है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। 1 मोल गैस होगी तो 1 हो जाएगा, एन की जगह तो आर टी बचेगा बस। ठीक है, पीवी बाय एन इज पीवी बाय टी इज इक्वल्स टू एन आर टी, या यहां से अपन पी इंटरनल निकाल लेना, देयरफॉर पी इंटरनल क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। यही पी की वैल्यू को अपन को यहां पे इंटीग्रेशन में पुट करना है, यहां पर तभी तो आप इंटीग्रेट करोगे ना। पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, पी इंट, अच्छा वर्क डन, सॉरी वर्क डन ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस V1 टू V2 एन आर टी अपॉन वी डीवी। क्या क्या बाहर ले आऊं मैं, हाँ एनआरटी भी ना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा बस 1 बाय वी डीवी। अच्छा मैं कांस्टेंट लिखना भूल गया बाहर, माइनस एन आर टी V1 टू V2 1 बाय वी डीवी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, ln नेचुरल लॉगरिथम होता है ना इसका इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स डीएक्स का ln x। पढ़े हो कि नहीं, लॉग वाला नहीं पढ़े हो, क्या बात कर रहे हो, 1 बाय एक्स डीएक्स इज ln x। ln मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, लॉग तो पढ़े होगे ना कुछ तो लॉग के बारे में, तो मैं तो बायो वाली हूं सर में से। इंटीग्रेशन में कैसे नहीं पढ़े मैं,
हैरान हूं, परेशान हूं। कॉपी लाए हो फिजिक्स की, मैथ्स की, किसमें पढ़ते हो? इंटीग्रेशन दोनों में ही तो पढ़ते हो। अच्छा, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ 11th, सीधा 12वीं में ही आ गया था मैं। भैया सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम 11th में ही पढ़ते हैं, वहां एप्लीकेशन पार्ट होता है इंटीग्रेशन का। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इंटीग्रेशन ना 1/x का होता है ln x। अब ये नेचुरल लॉगरिथम है, देखना दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेचुरल लॉगरिथम में ना log का बेस e होता है, और एक होता है log जिसका बेस होता है 10। और आप किसी भी ln यानी कि नेचुरल लॉग को log में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस क्या करना होता है, 2.303 मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो log में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पे जो काम की चीज है वो ये है, माइनस एन आर टी हमारा बाहर है, ये हो जाएगा मेरा एल एन वी। इसमें हम पुट भी करेंगे V1 से लेकर के V2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और यहां पे फिर क्या होने वाला है, W इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, पहले क्या आएगा एल एन V2 माइनस एल एन, ऐसे करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं मैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। वो प्रॉपर्टी नेचुरल लॉगरिथम में भी एप्लीकेबल है। क्या हो जाती है ये, लॉग ए बाय बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एन आर टी एल एन V2/V1, V2/V1। ठीक है। और अब इस एल एन को, क्योंकि देखो हमारे पास जो टेबल है वो लॉग की टेबल है, पीछे अगर आप बुक के भी पीछे देखोगे ना, तो वहां पे सब लॉग की टेबल दी हुई है, लॉग और एंटी लॉग। तो एल एन का कोई टेबल ऐसा होता नहीं है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं लॉग में, जिसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सामने 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन आर टी लॉग V2/V1। ये हमारा इक्वेशन है, -2.303 एन आर टी लॉग V2/V1। क्या हो गया पलक? जिसको आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो P जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। तो अपन पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट भी एक लॉ होता है। अच्छी, वो जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर हटा ना बीच का चैप्टर, उसमें ये सारे लॉस थे। हम ये आइडियल इक्वेशन भी हम वहां पढ़ते हैं, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, ये सारे लॉस थे वहां पर। तो ये भी एक लॉ का ही पार्ट है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसको। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमेशा उसके प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तभी तो बोल रहे हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। तो आप पी के लिए यहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको यहां भेज दोगे, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हुआ ना। ठीक है। yes, एक मिनट ना, तो इक्वेशन लिखो तो। हाँ ठीक है, तो इक्वेशन लिखो, क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आप ऐसा लिख सकते हो, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। मतलब गैस की कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, या प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पर उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम रहेगा। इट्स जस्ट लाइक आप 2 × 5 करोगे तो 10 आएगा ना, इसको बढ़ा दिया 3 से, इसको घटा दिया, इसको बढ़ाया मैंने 3 से तो 5 हो गया, इसको घटा दिया 3 से तो 2 हो गया, अभी भी तो मल्टीप्लीकेशन 10 आ रहा है ना। ये है इसका मतलब, समझे क्या, कि एक क्वांटिटी बड़ी दूसरी कम होती है, और इस रेस्पेक्ट से कम होगी कि उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम रहेगा। इसको बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप गैस के अलग अलग प्रेशर पे वॉल्यूम नापते जाओ, हर बार उनका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। ये होता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब। ठीक है। तो यहां से मैं V2/V1 का रेशियो निकाल सकता हूं क्या, V2/V1 को क्या बोलूंगा मैं, P1/P2। तो मैं वही बोल रहा था कि इस फॉर्मूले को आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो और करके लिख लेना, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1/P2, log P1/P2, log P1/P2।
ठीक है, चलिए हमने फर्स्ट लॉ देख लिया था लास्ट क्लास में, है ना, उसका स्टेटमेंट भी लिख लिए थे, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी निकाला था हमने। क्या था मैथमेटिकल इक्वेशन, याद है क्या? U1 में W ऐड किए थे, Q ऐड किए थे, तब जाके नया एनर्जी आया था U2। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था हमारा फर्स्ट लॉ। U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q, या फिर डेल U इज इक्वल्स टू W प्लस Q। ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन था फर्स्ट लॉ का। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, 2 liters of an ideal gas, 2 liters of an ideal gas, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally into vacuum until its total volume is 10 liters. Until its total volume is 10 liters. क्वेश्चन समझना, मान लो एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड है, बट एक ये गैस भी है, मतलब और उस गैस के अलावा और वहां पे कुछ चीज नहीं है जो उसको रोकने वाली है एक्सपैंड होने से। ठीक है, अब ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर। कुछ आपने वर्क किया, खैर आपने वर्क नहीं किया क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस खुद वर्क कर रही है, हो सकता है आपने हीट दी होगी जिसके कारण वो गैस एक्सपैंड हो रही है। तो एक्सपैंड होकर के कितना हो गया उसका वॉल्यूम, नया वॉल्यूम 10 लीटर। ये आपके V1 V2 है। इनिशियल वॉल्यूम इज 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम इज 10 लीटर। गैस तब तक एक्सपैंड हो रही है जब तक उसका वॉल्यूम कितना नहीं हो जाता, 10 लीटर नहीं हो जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन है हाउ मच हीट is absorbed, how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion. How much heat is absorbed, राइट सी बात है, हीट एब्जॉर्ब करके ही एक्सपेंशन होता है। ठीक है, how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion. ये वर्क आप नहीं कर रहे हो, ये वर्क सिस्टम कर रहा है, वो गैस करेगी, है ना। वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम वाले को एक्सपेंशन बोलते हैं, ऑन द सिस्टम वाले को कंप्रेशन बोलते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन, क्वेश्चन मार्क लगाना, नेक्स्ट टाइम में लिखना व्हाट वुड बी द हीट एब्जॉर्ब्ड, व्हाट वुड बी द हीट एब्जॉर्ब्ड, व्हाट वुड बी द हीट एब्जॉर्ब्ड against a constant external pressure of, against a constant external pressure of, against a constant external pressure of 1 atm, 1 atm, and second part लिखना, if the same expansion take place, if the same expansion take place, if the same expansion take place to a final volume of 10 liters, to a final volume of 10 liters, to a final volume of 10 liters, conducted reversibly, conducted reversibly, conducted reversibly। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मली हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, नीचे एक लाइन लिखना, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर आइसोथर्मल
expansion of an ideal gas ये कंडीशन होती है उसकी del U is equals to 0 for isothermal expansion of an ideal gas del U is equals to 0। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ W इज इक्वल्स टू माइनस Q या फिर Q इज इक्वल्स टू माइनस W, एक ही मतलब है ना, या फिर Q इज इक्वल्स टू माइनस W। हमको निकालना है हीट, है ना, एंड हाउ मच वर्क इज डन। तो नीचे लिख लेना हीट और वर्क बराबर ही है सब केस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर del U 0 है तो हीट एंड वर्क आर इक्वल। ठीक है, तो पहला केस लिखो। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है आपको, वैक्यूम में है ना। फर्स्ट वाला केस तो वैक्यूम में एक्सपैंड हो रहा है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन का Q इज इक्वल्स टू माइनस W इज इक्वल्स टू माइनस T एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये फॉर्मूला है। अब बाहर तो एक्सटर्नल प्रेशर है नहीं क्योंकि बाहर वैक्यूम है। अगर बाहर एयर होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता ना एक एटीएम का, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जो ए और बी करके दो पार्ट लिखे हैं ना। तो फर्स्ट केस में आपका पी एक्सटर्नल 0 है, भले आपका वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ है, 10 से 2 चेंज हुआ होगा, V2 माइनस V1, बट क्योंकि बाहर से प्रेशर 0 है, वैक्यूम है, इसलिए टोटल वर्क डन इज 0 एंड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आपकी हीट भी क्या हो जाएगी, 0। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। फर्स्ट पार्ट मतलब जो अपन ऊपर एक लाइन लिखे हैं उसका। फिर हमने दो अलग अलग पार्ट किए ना। पहला पार्ट क्या है, दी सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। अब यहां पे देखो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम लग रहा है, तो यहां पे पी एक्सटर्नल की वैल्यू 1 रखेंगे अपन। निकालो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा। ये क्लियर है। देखिए del U 0 होने के कारण हमारा जो तीनों के लिए फॉर्मूला लगेगा, जो तीन बार अपन को हीट और वर्क निकालना है, वो सेम ही निकलने वाली, क्योंकि del U 0 है, यानी कि वर्क और हीट बराबर है। बस तीन अलग अलग केसेस हैं। पहले केस में पी एक्सटर्नल 0 दिया हुआ है क्योंकि वैक्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे तीसरे केस में हमको पी एक्सटर्नल को क्या लेना है, 1 एटीएम। और तीसरा केस तो कंडक्टर रिवर्सिबल ही है, तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया ना वर्क का, सीधा ये लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि बाकियों में ऐसा रिवर्सिबल ही नहीं लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है इसमें सारे वर्ड का मीनिंग है ना। आइसोथर्मल तो अभी है, एक्सपेंशन भी अभी हो रहा है, गैस भी आइडियल है, बट रिवर्सिबल एक्सपेंशन नहीं लिखा हुआ था। आखिरी पार्ट में लिखा है रिवर्सिबली, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली वर्क डन का। बाकी हर केस में वर्क डन और हीट तो बराबर है क्योंकि del U 0 है, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, ये फर्स्ट पार्ट है ना। अब इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट पार्ट इसके बाद वाला है ना। ये शुरू वाले के लिए हमारा वर्क डन और क्यू आ गया। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, उसके लिए हमारा पी एक्सटर्नल दिया हुआ है 1 एटीएम। कितना दिया है, 1 एटीएम। और चेंज तो उतना ही हो रहा है हमारे वॉल्यूम का 8, है ना। तो अब यहां पर आपका आ जाएगा वर्क डन, है ना, Q इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी डीवी, या फिर माइनस 1 इंटू 10 माइनस 2, कितना हो जाएगा ये, 8 आएगा ये, है ना, -8। मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो सिर्फ 8 ही लिखेंगे, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ मुझे। देखो ये आपका लीटर में है, ये एटीएम में, तो आप लीटर एटीएम यूनिट दे देना इसको, लीटर एटीएम, जिसको अपन जूल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे लिखना 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 101.3 जूल। ये रिलेशनशिप बिटवीन लीटर एटीएम एंड जूल, लीटर एटीएम एंड जूल। वहां तो अब क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे, तो न्यूटन मीटर को जूल बोलते थे, है ना। पर यहाँ पे तो यूनिट न्यूटन मीटर नहीं है ना, यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे आपका यूनिट लीटर एटीएम है, पीडीवी ना। तो लीटर आपका यूनिट किसका हुआ, वॉल्यूम का, और एटीएम यूनिट किसका हुआ, प्रेशर का, ठीक है। तो लीटर एटीएम और जूल के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। चलिए थर्ड निकालिए। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू 810, 810.4 जूल, 810.4 जूल, ठीक है। चलिए लास्ट थर्ड निकालो।
Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला जो अभी अपन डिराइव किए क्या था, 2.303 nRT log ऑफ V2 by V1। और कुछ अगर आपको गैस का कुछ वो नहीं दिया है मोल, तो आप n को 1 ले लेना, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। टेम्परेचर भी कुछ दिया नहीं है ना, टेम्परेचर नहीं दिया है ना, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो आप आरटी की जगह पीवी लिख सकते हो, समझे क्या? क्योंकि अब आर तो चलो कांस्टेंट है, बट टी भी नहीं दिया ना आपको कहीं पे भी कि इतना टेम्परेचर है, तो इस आरटी की जगह क्या करोगे, एन तो चलो 1 ले रहे हैं अपन, आरटी की जगह क्या करेंगे, पीवी पुट कर दो वैल्यूज। पी की जगह क्या रखोगे, नहीं 1 तो बाहरी प्रेशर है ना, अपन ने ये फॉर्मूला निकालते समय क्या कर दिया था, पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिखा था, पी इंटरनल माइनस डीपी। व्हाट इज पी इंटरनल? हाँ, हाँ इंटरनल प्रेशर, वो तो ठीक है, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, वैल्यू क्या है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। 2 लीटर ऑफ एन आइडल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm, ये है इंटरनल प्रेशर, समझ आएगा? तो ये P की जगह P इंटू वी में आप P की जगह क्या रखने वाले हो, 10। और गैस कितना है लीटर, वॉल्यूम कितना है उसका, 2 लीटर। अब तक तो उन दोनों चीजों का तो अपन ने यूज किया ही नहीं था ना, ना अपन ने 2 लीटर वॉल्यूम का कुछ यूज किया था, ना गैस के प्रेशर का कुछ यूज किया था, यहाँ पे यूज हो रहा है दोनों। बताना क्या वैल्यू आएगी, पर लॉग के टर्म्स में आएगा ना, लॉग अभी आपको देखना नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लॉग के टर्म्स में बता दो आंसर। 2.303 इंटू P इज 10 इंटू V इज 2 इंटू लॉग ऑफ क्या है, V2 बाय V1, यानी कि 10/2, लॉग ऑफ 5 आएगा ये। अब लॉग ऑफ 5 को आप देख सकते हो, आपके पास अगर टेबल है लॉग की, तो एक टेबल में, मतलब एक्चुअली 2 पेज की टेबल होती है लॉग की, है ना, जिसमें 1 से लेकर के 99 तक सारे वैल्यूज दिए रहते हैं लॉग के, कि log ऑफ 1 क्या होता है, log ऑफ 2 क्या होता है, 3 4 5, है ना। पॉइंट में भी अगर आपको मान लो 5.681 का लॉग निकालना है, तो उसमें से अपन लॉग निकाल सकते हैं उस टेबल को देख करके। अभी एनसीईआरटी कहीं रखेगा आप लोग, नहीं एनसीईआरटी, उसमें भी दिया नहीं एनसीईआरटी में, 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में लेके आना एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है ना। हाँ log 5 पे लिखना, log 5 इज 0.6989, 0.6989, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989। एक बार निकालना बता दूंगा, क्योंकि ये लॉग का काम ना हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी आने वाला है, और लॉग इसमें भी आएगा थर्मो में आगे भी, ठीक है। ये जरूरी है, टेबल से कैसे लॉग देखना है वैल्यू, अगर कई बार एग्जाम में दिया भी रहता है log 5 इज इक्वल टू इतना, तो आप यूज कर सकते हैं वैल्यू, अदरवाइज नहीं तो फिर टेबल प्रोवाइड की जाएगी, आप उससे टेबल से वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। हम्म, आप सॉल्व कर लो।
इसका भी आपका आंसर पहले लीटर एटीएम में ही आएगा ना। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का यूनिट डायरेक्टली जूल नहीं बोलेंगे, लीटर एटीएम। लीटर एटीएम को फिर आप कन्वर्ट कर देंगे जूल में बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 101.3। कितना आ रहा है? देखना 32.2 लीटर एटीएम आना चाहिए। 32.2 लीटर एटीएम आ गया। हाँ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 101.3 से, तो आपका आ जाएगा 3261.86 जूल। ये हमारा वर्क डन हुआ। वर्क डन बाय द गैस when expanded isothermally reversibly from 2 liter to 10 liters। तो इतना वर्क डन गैस ने किया है, तब जाकर के वो एक्सपैंड हो पाई है। ठीक है, आ रहा है 32.2 ही आ रहा है ना। हाँ, वो 19 को अप्रोक्स 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेगा एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी इसको अपन डिनोट करते हैं एच से, एंथैल्पी। ठीक है, नीचे में लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स can be written as Q is equals to del U plus P del V। Q is equals to del U plus P del V। ये कहां से आया? हम तो अभी तक del U is equals to Q plus W बोलते थे, याद है? पर W का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया माइनस P डेल्टा V, और ये उधर चला गया तो del U plus P डेल्टा V हो गया। समझ रहे हैं क्या? हमने वर्क डन को माइनस लगाया था ना फॉर्मूले में, वो साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए, है ना, कि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए, ताकि हम साइन कन्वेंशन को क्या कर सके, फॉलो कर सके। तो यहां से हमारा ये फर्स्ट लॉ ही है। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if the process is carried out at constant volume, at constant volume। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप गैस की वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दे रहे हो। अब तक अपन क्या कर रहे थे, ऊपर पिस्टन लगा रहे थे, वो भी फ्रिक्शनलेस, ताकि गैस एक्सपैंड हो, उसकी वॉल्यूम बढ़ सके। पर सोचिए वो पिस्टन की जगह मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया जिसके अंदर गैस भरी हुई है, तो वहां उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो कितना भी एक्सपैंड करे, वो उस कंटेनर के बाहर तो नहीं आ सकती ना, या उसको कंटेनर भी थोड़ा हैवी होगा जो गैस को ऐसे एक्सपैंड करने नहीं देगा। इसका मतलब जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है वही उस गैस का वॉल्यूम होगा। द वॉल्यूम इज फिक्स्ड। गैस का वैसे भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता ना, वो तो शेप भी कंटेनर का लेती है और वॉल्यूम भी कंटेनर का होता है। तो अगर हम एक क्लोज कंटेनर में प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर वो पिस्टन वाला अरेंजमेंट लोगे ना, तो वहां पे तो गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रह जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, तो डेल वी क्या लिखेंगे, जीरो। डेल वी है क्या, चेंज इन वॉल्यूम, और कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल वी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज डेल वी इज इक्वल्स टू जीरो, डेल वी इज इक्वल्स टू जीरो, del v is equals to zero। therefore हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, q बराबर del u बोलेंगे।
Q बराबर डेल यू। Q के नीचे ना छोटा सा V भी लिख देना, ताकि आपको याद रहे कि आपने प्रोसेस कैसे करवाया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। QV का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखना ये हीट, ये अपने इंटरनल एनर्जी चेंज का डेफिनेशन हो गया। सुनना इधर, इस बॉक्स के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज का डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल एनर्जी चेंज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज हीट। अब हीट तो दोनों तरीके से हो सकती है ना, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन हो गया हमारे डेल यू का। नीचे लिख लो, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज is the heat absorbed or evolved, is the heat absorbed or evolved at constant volume, at constant volume, at constant volume, ठीक है। ओके, निशान में लिख रहा हूं, the work of expansion, the work of expansion, the work of expansion is given by, the work of expansion is given by W is equals to minus P del V, माइनस P del V, ये वर्क का फॉर्मूला ही है। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल्स टू, इसी को फिर से लिख रहा हूं पर W के टर्म्स में लिख रहा हूं, Q इज इक्वल्स टू डेल U माइनस W लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ये पुट करोगे तब तो ये आएगा ना, समझ रहे हैं क्या? इस W की जगह मैं ये पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा ना। तो मैं वर्क डन के फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस W, नीचे लिखेंगे अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। अभी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में कराया था, अब कांस्टेंट प्रेशर में प्रोसेस को करवाते हैं। अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, under the condition of constant pressure, heat can be written as, heat can be written as, heat can be written as QP is equals to del U plus P del V, QP is equals to del U plus P del V। देखो यहां तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम करके वर्क को जीरो ही कर दिया था पूरा, इसलिए क्या आया था, QV बराबर डेल यू। अब QP क्या आ रहा है, डेल यू प्लस पी डेल्टा V। ये कब की बात है, जब एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम में तो डेल वी टर्म जीरो हो गया, तो वर्क डन हुआ ही नहीं, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, मतलब नो वर्क इज डन। जैसे आप फिजिक्स में बोलते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो नो वर्क इज डन, वैसे यहाँ पे गैस पे क्या बोलेंगे, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो डेल वी जीरो हो गया, यानी कि वर्क डन जीरो हो गया। तो पहले केस में वर्क डन जीरो, तो यू बराबर क्यू आ गया था। अब क्या आ रहा है, क्यूपी इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। इसी U प्लस पीवी को ना हम एंथैल्पी बोलते हैं, U प्लस पीवी इज एंथैल्पी। जहां पर अगर मुझे इनिशियल एंथैल्पी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, U1 प्लस PV1 करूंगा। P1 V1 क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। और H2 कैसे निकालूंगा मैं, U2 प्लस PV2, दोनों को माइनस करेंगे तो डेल H आ जाएगा। H2 माइनस H1 इज नथिंग बट U2 माइनस U1, जिसको अपन डेल U बोल देंगे। P कॉमन निकाल लूंगा और अंदर क्या बचेगा, V2 माइनस V1, जिसको मैं डेल V बोल दूंगा। तो ये देखो यही आया, तो QP बराबर हम डेल H लिखेंगे। दो Q हो गए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर वाले को चेंज इन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। पर ठीक है, पर यहां तक तो लिख लिया, पहले मैं ये लिखवाता हूं फिर अपन वहां तक आएंगे। हाँ चलो, क्या लिखे, QP इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। नीचे लाइन में लिखना, सपोज द सिस्टम एब्जॉर्ब्स,
suppose this system absorbs qp joule of heat. Suppose this system absorbs qp joules of heat, comma, its internal energy increases from U1 to U2. Its internal energy increases from U1 to U2, and the volume increases from V1 to V2. Internal energy increases from U1 to U2, and the volume increases from V1 to V2. V1 to V2. यानी आप डेल यू लिख सकते हो, डेल यू बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1, डेल V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1. ये दो लाइन लिख लो पहले, ये सब भी लिखेंगे पर इसके बाद ये लिखिए डेल यू, ये इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दीजिए. डेल यू की जगह U2 माइनस U1, डेल V की जगह V2 माइनस V1 क्यूपी वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए. QP is equals to U2 minus U1 plus P V2 minus V1. ठीक है. 2 वाले को एक साथ लेके आ रहा हूं मैं. क्या होगा देखो, U2 plus PV2 माइनस U1 plus PV1. देखो कुछ ऐसा होगा क्या? माइनस साइन कॉमन लिया मैंने वहां पर. एक्सपैंड, पहले इसको एक्सपैंड किए दोनों को, PV2 माइनस PV1 कर लिए, और फिर मैंने 2 वाले को एक साथ लेके चले गया 1 वाले को एक साथ, तो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है. अब इसी क्वांटिटी को U प्लस PV को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं. नीचे लिख लेना. The thermodynamic quantity U plus PV, the thermodynamic quantity U plus PV is called the heat content, or enthalpy of the system. देखो इंटरनल एनर्जी अलग थी और हीट अलग है ना, भले दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट इंटरनल एनर्जी क्या थी? उस सिस्टम के सारे एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका एडिशन, उसको अपन इंटरनल एनर्जी बोल रहे थे. उसमें जो हीट एनर्जी है, हीट कंटेंट है, उसको अपन एंथैल्पी बोल रहे हैं. ठीक है. विच इज नथिंग बट U प्लस PV. The thermodynamic quantity U plus PV is called the heat content or enthalpy of the system and is represented by capital H. H is equals to U plus PV. H is equals to U plus PV. अब ये दोनों लाइन लिख लो, इनफैक्ट ये तीनों लाइन. है ना. और यहां पे अपन फिर इसको क्या लिख सकते हैं? QP, डेल H बराबर QP. चेंज इन एंथैल्पी इज दी, अब जैसे आपने अभी इसको डिफाइन किया था ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वैसे आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर. लिख लो उसका डेफिनेशन भी. एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम is equal to the heat absorbed or released by the system at constant pressure. बेसिकली आज की क्लास का कंक्लूजन ना यही है. QP डेल
एच के बराबर होता है एंड क्यूवी डेल यू के बराबर होता है। इसको याद रखेंगे। क्यूपी क्यूवी में अपन नेक्स्ट क्लास में एक रिलेशनशिप भी निकालेंगे। क्यूपी क्यूवी या डेल एच डेल यू, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे अपन, एंथैल्पी पे आएंगे न्यूमेरिकल। अभी तो फॉर्मूला बेस्ड ही था जो भी अपन लॉ पढ़े उसके फॉर्मूले पे। बायो क्लास, बायो ने एक्चुअली क्लास